आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री पेपर 2 के कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है उसमें पूछा गया है, द रिएजेंट यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन इनटू नेचुरल सिंथेटिक रबर इज। तो इनमें से वह रिएजेंट जो आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ होता है, काम में लाया जाता है ताकि वह एक नेचुरल सिंथेटिक रबर की तरह रबर बना सके। तो उस रिएजेंट का नाम क्या है? हमारे पास 4 रिएजेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है लेड टेट्राएसिटेट। लेड टेट्राएसिटेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पॉलीमराइजेशन के काम नहीं आता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एसिटाइलऑक्सी ग्रुप एंड अ जनरल रिएजेंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ लेड इनटू ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स। ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ ही एसिटाइलऑक्सी ग्रुप का सोर्स है, स्रोत है। और ये है जो लेड टेट्राएसिटेट है वह लेड को ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए डालने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विल्किंसन्स कैटलिस्ट का चॉइस। अब देख लेते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है। विल्किंसन कैटलिस्ट रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है और ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है विल्किंसन्स कैटलिस्ट, जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन्स यानी डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन के लिए इसको विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है। हमारे पास है बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट के ऊपर हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस किए हुए हैं। बेकर्स ईस्ट में एंजाइम ऐसा होता है जो कि कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में रिड्यूस कर देता है। और साथ ही इसकी खास बात यह है कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन होता है और दूसरा आइसोमर इसके अंदर नहीं बनता है। एक ही खास आइसोमर बेकर ईस्ट के द्वारा बनता है, इसकी खासियत है। हमारे पास है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो कोऑर्डिनेटिव चेन पॉलीमराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, श्रृंखला बहुलकीकरण के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है टिटेनियम और एल्यूमिनियम का कैटलिस्ट है और ये है 1,6,1,4 पॉलीआइसोप्रीन बनाता है। और ये जो पॉलीआइसोप्रीन है वो नेचुरल प्राकृतिक रबर की तरह होता है। यानी हमारा जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, याद कर लेते हैं कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। देखिए क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो जैम हो, नेट हो, आरपीएससी हो, इन सब में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का दिया हुआ है और इसमें जो पोरफायरिन रिंग है वो लाल रंग से ये दिखाया गया है। पोरफायरिन रिंग जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 पिरोल न्यूक्लियाई के साथ बना हुआ होता है। क्लोरोफिल ए हो अगर तो R=CH3 यानी यहाँ पर CH3 लगा हुआ होगा, और अगर क्लोरोफिल बी हो तो यहाँ पर CHO लगा हुआ होगा। इसके अलावा क्लोरोफिल में जो मेटल आयन है वो मैग्नीशियम है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं अपना क्वेश्चन। विच मेटल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है? आयरन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, बेरियम नहीं है, मैग्नीशियम इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमें क्लोरोफिल की संरचना के बारे में बस मालूम होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आइए याद कर लेते हैं फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट किसे कहा जाता है। फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि रिएजेंट को एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने के लिए होता है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का उपयोग, और इससे रिएक्शन जो है वह फास्ट हो जाती है या संभव हो सकती है। क्राउन ईथर जो है वो एक प्रकार का फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट है। और क्राउन ईथर इसलिए कहा जाता है, क्राउन का यानी ताज, तो इस तरह से
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ईथर की तरह ये दूसरा कार्बन, कार्बन और उसके साथ ऑक्सीजन, फिर देन कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, देन ऑक्सीजन, इस तरह से ये कंपाउंड्स होते हैं। और ऑक्सीजन और इस तरह से CH2 और CH2 के जो संख्या होती है वो अलग अलग क्राउन ईथर में अलग अलग होते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि जो ऑक्सीजन होता है या क्राउन ईथर का जो कैविटी बीच में जो जगह होती है उसमें उसकी साइज़ अलग अलग होती है, जिससे कि अलग अलग प्रकार के कैटायन उसमें ट्रैप हो जाते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ बंध जाते हैं, जिससे कि वो इनऑर्गेनिक मीडियम से ऑर्गेनिक मीडियम में ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए काम में लाए जा सकते हैं। ये देखिए आपके एक्वस या सॉलिड फेज से ऑर्गेनिक फेज में रिएजेंट्स को जाया जा सकता है। और हमें मालूम है कि आयनिक रिएजेंट्स जो है वो एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। आयनिक रिएजेंट्स जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन हम जब क्राउन ईथर्स जो कि एक प्रकार के फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट है उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो क्राउन ईथर के द्वारा आयनिक रिएजेंट्स एक्वस मीडियम से या आयनिक मीडियम से ऑर्गेनिक मीडियम में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जहाँ की वो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इच्छित या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रदान करते हैं। एक अच्छे फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट के ये गुण होते हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोफोबिक एक्सटीरियर और हाइड्रोफिलिक इंटीरियर, यानी जैसे कि CH2 और ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी CH2 देन ऑक्सीजन है, CH2 ऑक्सीजन है। तो ये आप देख सकते हैं ये ईथर की तरह ये हिस्सा काम कर रहा है। और इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कोई भी कैटायन यहाँ पर आके जुड़ जाता है। ये हिस्सा जो है वो हाइड्रोफोबिक है और ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो हाइड्रोफिलिक है। यहाँ आयंस हैं, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इस वजह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज है, और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो बाहर वाला जो हिस्सा है वो कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से वो हाइड्रोफोबिक है, और अंदर वाला जो हिस्सा है कैविटी क्राउन ईथर का, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हाइड्रोफिलिक है। तो इस वजह से इसमें, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसी वजह से यहाँ जो आयंस हैं, कैटायंस हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। अब इसका साइज़ जो है डिपेंड करता है कितने ऑक्सीजन और कितने CH2 इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो कितना है। उस तरह के अलग अलग साइज़ के कैटायंस इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं। अगर छोटा कैटायन हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं 4 क्राउन है तो छोटा सा जो कैटायन इसमें ट्रैप होगा। जैसे जैसे क्राउन ईथर का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बड़े जो कैटायंस है उसमें आते चले जाएंगे। Interactions between crown ether and cation and crown ethers are purely electrostatic. Electrostatic force of attraction के द्वारा कैटायन और क्राउन ईथर आपस में बंधे हुए होते हैं और आयन डायपोल अट्रैक्शंस इसमें होते हैं। क्राउन ईथर जो है सिलेक्टिवली कैप्चर करता है, यानी हर क्राउन ईथर हर प्रकार के कैटायन को कैप्चर नहीं करता। साइज़ जो है क्राउन ईथर का के कैविटी का वो कितना छोटा या कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि छोटा कैटायन या बड़ा कैटायन उसमें ट्रैप होगा। और इस तरह से जो ट्रैप करके ईथर मेटल को एक फेज़ से दूसरे फेज़ यानी आयनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ले जाते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहा जाता है, जबकि होस्ट है क्राउन ईथर और गेस्ट है कैटायन। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स क्राउन ईथर के। जैसे ये 4 क्राउन है, 1 2 3 4, ये 4 क्राउन्स हैं। यहाँ CH2 हैं ग्रुप, और आप देख सकते हैं कि बीच में इनके बीच में है ऑक्सीजन। ये 12 क्राउन 4 कहा गया है। तो 12 क्राउन 12 यानी टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 9 10 11 12। तो टोटल एटम्स इसमें जो हैं 12 हैं, और क्राउन इसमें बने हुए हैं। ये वाले इनको क्राउन कहा जाता है जो ऑर्गेनिक हैं।
पोर्शन, तो क्राउन है इसमें 4। उसी तरह से यहाँ पर 18 क्राउन 6 है, तो क्राउन 6 यानी 1 2 3 4 5 और 6 क्राउन है। और 18 टोटल इसमें एटम्स हैं। अगर ये 6 क्राउन हैं तो 6 इनको आप 2 तो 18, 6 × 2 ये 12 हो गया। और ऑक्सीजन इसमें 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो 18 में से 12 माइनस कर दीजिए तो इसमें 6 जो है ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप इसका पता कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे जैसे क्राउन का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो कैविटी की साइज़ बड़ी होती चली जाएगी। आप देख सकते हैं छोटी कैविटी है, ये बड़ा कैविटी है, उससे भी बड़ा कैविटी ये है। तो बड़े आयंस इसमें ट्रैप होंगे और छोटे आयंस इनमें ट्रैप होंगे। तो इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्राउन ईथर के यहाँ पर। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्राउन ईथर में, ये देखिए मेटल आयन, उसका काउंटर आयन यहाँ बाहर है। तो लिथियम साइनाइड जो है उसको अगर हम एक्वस या इनऑर्गेनिक फेज से ऑर्गेनिक फेज में ले जाते हैं तो इस तरह से जो क्राउन ईथर के ऑक्सीजन हैं उनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिथियम आयन को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा यहाँ पर उन्होंने ट्रैप कर दिया है। इसी तरह से जो बड़ा साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राउन ईथर का है, उससे बड़ा एटम इसमें ट्रैप हुआ और उससे बड़ा एटम यहाँ ट्रैप हुआ। आप देख सकते हैं कि उनका जो काउंटर आयन है, नेगेटिव आयन या एनायन है, वो उनके साथ ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ उनके साथ बॉन्डेड होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से अट्रैक्टेड होकर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फेज में चला जाता है। हमें ये मालूम है कि ये जो हिस्सा है वो हाइड्रोफोबिक है और अंदर वाला जो हिस्सा है वो हाइड्रोफिलिक है इन क्राउन ईथर्स में। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट? प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? हमें मालूम है यूरिया को नहीं किया जा सकता, इथेनॉल को नहीं, एसिटिक एस्टर को नहीं। हमने अभी एग्जाम्पल देखा है क्राउन ईथर का, तो क्राउन ईथर इज़ द करेक्ट आंसर प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक या फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट के लिए। हमें पूछा गया है एक्टिव स्पीशीज़ इन टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए या उनके बीच में कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है ये पता करने के लिए किया जाता है। जब हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट आता है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ हो सकता है। अगर एल्डिहाइड है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रजत दर्पण या सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, और जो इसमें जो एक्टिव स्पीशीज़ है वो ये है। तो एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है टॉलेंस रिएजेंट को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चॉइस दिया हुआ है। कॉपर के आयंस टॉलेंस रिएजेंट में नहीं होते क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट आपको मालूम ही है कि लैब में आपने टेस्ट किए होंगे। सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए यूज़ होता है, तो सिल्वर के आयंस में से कोई एक हो सकता है इसका आंसर। अब हमें मालूम है कि टॉलेंस रिएजेंट का जो एक्टिव स्पीशीज़ है, एक्टिव कंपोनेंट है, वो ये आयन है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा क्षारक जो है उपस्थित नहीं है? ये 4 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें मालूम है कि आरएनए कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसिस। 4 प्रकार के क्षारक होते हैं आरएनए में, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और ग्वानिन। तो इसमें हमें जो थाइमिन है वह आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो हमें पूछा गया कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो उसका मतलब है कौन सा उपस्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 थाइमीन उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मायोग्लोबिन के ऊपर पूछा गया है। मायोग्लोबिन जो है उसका सिंबल MB, ये बड़ा M छोटा b, और या फिर दोनों ही कैपिटल M एंड B इससे रिप्रेजेंट किया जाता है मायोग्लोबिन को। ये एक आयरन और ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है और ये स्केलेटल मसल टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स में मायोग्लोबिन तभी पाया जाता है
जब मसल इंजरी होती है तब ब्लड स्ट्रीम में मायोग्लोबिन बनता है। मायोग्लोबिन एक ग्लोबिन वाले प्रोटीन्स के क्लास में है आता है और ये इसमें 8 अल्फ़ा हेलिसेस होते हैं और मायोग्लोबिन में 153 एमिनो एसिड्स होते हैं। और जो ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आयरन जो है वो मेटल होता है इसके अंदर। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि विच मेटल इज़ प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। ये ऑप्शंस रॉन्ग ऑप्शंस हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज़ आयरन। सो दिस वाज आल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन। The number of parole nucleus or nuclei in hemoglobin are। देखिए क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है जो हीमोग्लोबिन के ऊपर है। इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन आता है नेट में भी और जैम में भी और आरपीएससी में भी देखिए आप पूछा गया है कि कितने पिरोल न्यूक्लियाई इसके अंदर हैं। न्यूक्लियस मतलब सिंगुलर और न्यूक्लियाई मतलब एक से अधिक या बहुवचन। तो जैसा कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं हीमोग्लोबिन का और यहाँ देख सकते हैं एक पिरोल न्यूक्लियस, दूसरा पिरोल रिंग, तीसरा पिरोल रिंग और चौथा चार पिरोल रिंग इसके अंदर हैं। तो ऑप्शन जो नंबर 3 है जिसमें 4 लिखा हुआ है संख्या लिखी हुई है संख्या, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रशन ब्लू के बारे में। प्रशन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू और प्रशन ब्लू के ऊपर क्वेश्चन आता है और आपको मालूम है कि मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इनके स्ट्रक्चर के बारे में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त की गई थी। पहले टर्नबुल्स और प्रशन ब्लू को एक ही माना जाता था, लेकिन मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ये पता पड़ा कि टर्नबुल्स ब्लू का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, जिसमें आप देख सकते हैं आयरन जो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है वो कॉम्प्लेक्स रिंग से बाहर है और ये आयरन 3 जो है वो CN के साथ कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा है कॉम्प्लेक्स में। और जबकि प्रशन ब्लू में और टर्नबुल्स ब्लू में सिर्फ ये अंतर है कि टर्नबुल्स ब्लू में आयरन 2 कॉम्प्लेक्स रिंग से बाहर है और अंदर Fe3 है। यहाँ पर प्रशन ब्लू में Fe2 इज़ इनसाइड और Fe3 बाहर है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है और इसके ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रशन ब्लू, ये पूछा गया है। तो हमें देखना है कि देखिए आयरन 2 एंड आयरन 3 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये दोनों आयरन 2 एंड आयरन 2 है। दिस इज़ रॉन्ग। इसमें आयरन 2 और आयरन 3 नहीं है, इसमें केवल आयरन 3 है। तो ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग भी नहीं था और डायरेक्ट क्वेश्चन था और नंबर 2 ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि आपको बस अगर इतना ही मालूम होता कि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 प्रशन ब्लू में यूज़ हैं, तो उसमें ही इसी में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 एंड 2 है, दैट इज़ रॉन्ग। इसमें केवल 2 है, दैट इज़ रॉन्ग। इसमें केवल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का, दैट इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें इस क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट रखा गया है, कंफ्यूजिंग नहीं बनाया गया है। डिफ़िकल्ट या कंफ्यूजिंग थोड़ा सा तब होता जब टर्नबुल्स ब्लू वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ होता, जो कि यहाँ नहीं था। सो दिस वॉज अ वेरी इजी आंसर क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।